आज हम डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल का अध्ययन करेंगे। आगत निर्गत व्यवस्था सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व वीडियो में हमने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को समझा और अब हम डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल का अध्ययन करेंगे। अगर हम आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोणों को देखें तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत जो मुख्य देन है वो व्यवस्था सिद्धांत भी उसमें से एक प्रमुख देन है। और इसके अंतर्गत जो परंपरागत राज्य की जो परंपरागत संकल्पना है उसमें राजनीति के संस्थागत ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी सिर्फ संस्थाओं पर, सरकार पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन वो बहुत ही संकीर्ण है या वो व्यापक नहीं है। उसमें हम एक लिमिटेड व्यवस्था का ही अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण के जो उपागम है उसके अंतर्गत राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था की जो संकल्पना है उसको व्यापक रूप से समझने का प्रयास किया गया हो। राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में परंपरागत जो संस्थागत अध्ययन है उससे बहुत अधिक व्यापक है। और इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था को समझने के क्रम में ये माना गया है कि इसके अंतर्गत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की उस प्रक्रिया को समझा जाए जिसमें वो व्यवस्था कार्यरत है। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया उन क्रियाओं की श्रृंखला होती है जो किसी भी स्थिति में परिवर्तन ला देती है। यानी कार्य करने की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो लगातार जब चलती रहती हैं और उससे किसी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम प्रक्रिया कहते हैं। और किसी भी समाज में या पर्यावरण में जिस ढांचे के अंतर्गत ये विशेष क्रियाएं संपन्न होती हैं उसे हम व्यवस्था कहते हैं। जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें हवा, धूप, पानी, धूल, धुआं जो भी तत्व होते हैं वो एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और उससे पर्यावरण या वातावरण बदलता है या मौसम बदलता है, सर्दी, गर्मी, बरसात की व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसी प्रकार डेविड ईस्टन ने इस प्रकार की व्यवस्था सिद्धांत को राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत या राजनीतिक जीवन के अंतर्गत देखने का प्रयास किया और उसको उस रूप में विवेचित किया। और इस प्रकार डेविड ईस्टन ने आगत निर्गत मॉडल के बारे में बताया या इनपुट आउटपुट मॉडल की जो सिद्धांत दिया। डेविड ईस्टन की जो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा है उससे पहले भी डेविड ईस्टन ने एक आधुनिक राजनीतिक विचारक है, उसने राजनीतिक व्यवस्था को नई संकल्पनाओं के संदर्भ में समझाने और समझने का प्रयास किया। तो डेविड ईस्टन न केवल एक ऐसा आधुनिक राजनीतिक विचारक है जिसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को लोकप्रिय किया, अपितु उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को भी लोकप्रिय किया। और राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत भी मूलतः डेविड ईस्टन के नाम से ही जोड़ा जाता है। इस सिद्धांत को व्यापक रूप में लागू करने का श्रेय ईस्टन को दिया जाता है। और ईस्टन ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है उनकी पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक प्रणाली, राजनीति विज्ञान की दशा का अन्वेषण, ये पुस्तक लिखी। और इसमें ऐसे सिद्धांत का निर्माण करने की कोशिश की है जिसमें सारे सामाजिक विज्ञान समा जाएं। और उसने संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया है कि संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को समझ करके वो राजनीतिक सिद्धांत का विषय बने। तो ईस्टन उन गिने चुने लेखकों में से एक हैं जिन्होंने मूलतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवस्था सिद्धांत को प्रचलित किया और विवेचित किया। ईस्टन ने इससे पहले राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा दी कि राजनीतिक व्यवस्था है क्या है। ईस्टन के लिए राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ अभिप्राय ये है कि सामाजिक जीवन, ईस्टन कहते हैं कि सामाजिक जीवन के उस पक्ष को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं जिसका संबंध सामाजिक मूल्यों के साधिकाल
वितरण से है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का तात्पर्य है जहाँ साधिकार निर्णय लिए जाते हैं एवं उनको लागू किए जा सकते हैं, या राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का साधिकार वितरण है, या ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ है। साथ ही राजनीतिक व्यवस्था का ये मुख्य कार्य तो है ही, इसके साथ ही वो समाज के अंतर्गत जितनी भी संघर्ष और समस्याएं हैं उनका समाधान करती है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार विवेचित किया है, और इस प्रकार इनको अभी हम समझेंगे कि मूल्य क्या है, साधिकार उसका वितरण क्या है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ईस्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। मुख्यतः अगर हम ईस्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत को देखें, उसकी मुख्य विशेषताओं को देखें, तो सबसे पहले उसके सिद्धांत में आता है पर्यावरण या वातावरण। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था शून्य में कार्य नहीं करती है, या कोई भी कार्य शून्य में नहीं होता है, वो किसी न किसी समाज में और परिवेश में संचालित होते हैं। तो इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था भी, राजनीतिक जीवन भी एक राजनीतिक परिवेश और पर्यावरण के अंतर्गत संचालित होता है, और वो राजनीतिक व्यवहार पर आधारित होता है। ईस्टर्न का तर्क है कि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व समाज के जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न पहलू हैं, उसके अंतर्गत ही ये इस राजनीतिक व्यवस्था का संचालन होता है। इसको वातावरण कहते हैं। और जो राजनीतिक कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। और ये जो पर्यावरण होता है वो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित भी करता है और उससे प्रभावित भी होता है। यानी ये पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित, स्वयं भी उससे प्रभावित हो सकता है। और ये प्रभाव दो प्रकार का हो सकता है, बाह्य सामाजिक, अंतर सामाजिक। समाज से बाहर की भी कुछ व्यवस्थाएं उसको प्रभावित कर सकते हैं, और समाज के अंदर की जो व्यवस्था है वो भी उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार राजनीति की एक व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था एक वो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करती है। और समाज के जो विभिन्न पहलू होते हैं, समाज के अंतर्गत व्यक्ति के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, उसके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, वो समस्त पक्ष इसमें समाहित होते हैं जो किसी न किसी रूप में उसके राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। और ये प्रक्रियाएं कैसे कैसे किस प्रकार से घटित होती हैं, और किस प्रकार से कौन कौन सी ये प्रक्रियाएं हैं, उसको इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो उसके राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत हमने पहला देखा कि पर्यावरण और वातावरण। इसके साथ ही हर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था एक प्रवाह है जिसमें आगत और निर्गत का निरंतर प्रवाह चलता रहता है। आगत और निर्गत अभी हम अध्ययन करेंगे कि आगत क्या है और निर्गत क्या है। और इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था आगत और निर्गत का प्रवाह है, और ये निरंतर चलायमान रहता है, ये निरंतर चलता रहता है, ये समाप्त नहीं होता है। क्योंकि जब समाज में जो भी व्यक्ति हैं उनकी मांगें, उनकी आकांक्षाएं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो निरंतर चलती रहती है, और एक राजनीतिक व्यवस्था को हर समय उनको पूरा करना होता है, और व्यवस्था के अंतर्गत ये चलती रहती हैं। कितनी मांगें मानी जाएंगी, कितनी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चलेंगी, नहीं चलेंगी, ये एक अलग पक्ष है, लेकिन ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार सिस्टम परसिस्टेंस चलता रहता है। सिस्टम परसिस्टेंस के अंतर्गत ये होता है कि वो राजनीतिक व्यवस्था के रूप में चलती रहे, परसिस्ट करे, और उसका बने रहना कुछ अन्य बातों पर भी निर्भर करता है, और वो उस व्यवस्था को निरंतर गतिमान रखती हैं। और इसी तरह से कोई भी व्यवस्था में इक्विवेलेंस भी बना रहता है
क्या, यानी उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें आंतरिक और बाहरी समानता या इक्विलेंस बना रहे। इसका मतलब यह है कि व्यवस्था के अंदर तथा राजनीतिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के बीच स्थिरता एवं संतुलन एक जरूरी सीमा तक कायम रहे। अनेकों कारणों से जब ऐसा नहीं होता तो व्यवस्था संकट में पड़ जाती है या टूट जाती है, बदल जाती है। तो एक इक्विलेंस भी उसके अंतर्गत जरूरी होता है। तो इस प्रकार ये ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का एक पहला पक्ष है। दूसरा है इनपुट इकाइयाँ या राजनीतिक प्रक्रिया के प्रेरक आधार। ईस्टर्न के आगत निर्गत मॉडल के अंतर्गत जो इनपुट इकाइयाँ हैं वो क्या हैं? ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में इनपुट के अंतर्गत हम आगत के अंतर्गत दो तत्वों को देखते हैं या दो विशेषताओं को देखते हैं। पहला मांग और दूसरा है समर्थन। कोई भी व्यवस्था जीवित रहने के लिए, कोई भी व्यवस्था तब तक जीवित नहीं रहेगी जब तक कि उसको जीवन के लिए जो आवश्यकता है वो उसको ना मिले। तो राजनीतिक व्यवस्था के जीवन का आधार है कि वो राजनीतिक व्यवस्था उन कार्यों को संपादित करे और उसका मुख्य कार्य है कि जनता की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी मूल्य हैं या जो भी इच्छाएं उनकी हैं उनको पूर्ति करना राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व है। तो राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को जीवित रखने के लिए पर्यावरण से कुछ ना कुछ लेती रहती है और ये जो पर्यावरण से उसके राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो आते हैं चीज़ें वो है मांग। क्योंकि मांग व्यवस्था विभिन्न व्यक्तियों की वो आकांक्षाएं, वो इच्छाएं और वो मूल्य हैं जो वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पूरा करना चाहते हैं और इन मांगों को राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरा करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट की भूमिका उसी प्रकार होती है जिस तरह किसी भी कारखाने में या कंपनी में कच्चे माल की भूमिका होती है। यानी जनता से जो भी मांगे आएंगी, जो भी उनकी आवश्यकताएं होंगी, जो भी उनकी डिमांड्स होंगी वो व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। उसके साथ साथ जुड़ा होता है समर्थन यानी सपोर्ट। अब हम डिमांड्स के अंतर्गत, अब इसी के अंतर्गत हम इसको ये भी देख लेते हैं कि डिमांड्स क्या होती हैं। जैसे सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की सेवाएं चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता या इस प्रकार की जो भी सेवाएं हैं जो कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा पूरी की जाती हैं। गुड्स हैं यानी उसको जो उसकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, भोजन है, अन्न है, अन्य सामान है, आवास है, जो भी उसके जीवन के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो चाहिए, उसकी मांग होती है। यानी उसको कुछ सुविधाएं चाहिए जिससे वो अपना विकास करे और उसको कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो उसको खाद्यान्न के रूप में, उसको आवास के रूप में, उसको अन्य वस्तुएं जो भी उसके जीवन के लिए ज़रूरी हैं उस रूप में वो उनकी डिमांड करता है। साथ ही इन मांगों के अंतर्गत व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको भी नियंत्रित करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी डिमांड्स के अंतर्गत हैं। व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह से भागीदारी निभा रहा है, वोट डाल रहा है, किसी उम्मीदवार के पक्ष में कार्य कर रहा है या उन राजनीतिक व्यवस्थाओं में चर्चाओं में भाग ले रहा है जिससे कि उसकी जो मांगे हैं और आवश्यकताएं वो पूरी हो सकें। और इसी तरह से वो अपनी मांगों को राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदर्शित करने के लिए धरना प्रदर्शन भी करता है ताकि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उसकी मांग को देखा जाए। जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है या और भी कोई भी ऐसी घटनाएं या रिजर्वेशन के लिए विभिन्न जातियां समय समय पर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं करती हैं। कभी भी जब भी किसी समूह एक के अंतर्गत ऐसी कोई मांग होती है जिसको कि वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को उसकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं। इसी तरह से प्रेस वार्ताएं होती हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह भी इस प्रकार की प्रेस वार्ताएं करते हैं, अपनी बातों को राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचाते हैं,
वाइस वर्सा है, राजनीतिक दल भी या राजनीतिक नेता भी इस तरह की वार्ताएं करके उन डिमांड्स के बारे में अपनी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार डिमांड्स होती हैं। और दूसरा होता है इसके अंतर्गत समर्थन। समर्थन के अंतर्गत ये है कि ये भौतिक समर्थन हो सकता है, ये आज्ञा पालन, कानून और व्यवस्था का जो हम पालन करते हैं उस रूप में समर्थन हो सकता है। राजनीतिक व्यवस्था में जो भागीदारी होती है, किसी भी रूप में हम राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों में अगर भागीदारी निभा रहे हैं, वोट दे रहे हैं, नेता को चुन रहे हैं, राजनीतिक चर्चाओं विचार विमर्श कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में उन तक पहुंचा रहे हैं और उसके लिए दबाव बना रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था पे, तो ये सब भी इस समर्थन के अंतर्गत आता है। और एक होता है सांकेतिक समर्थन, कि हम अपनी व्यवस्थाओं के प्रति, जैसे कि हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, 15 अगस्त, 26 अगस्त, रैली निकालते हैं, झंडा लेके चलते हैं, देश के प्रति अपना एकजुटता दिखाते हैं, देश प्रेम को दिखाते हैं। विभिन्न प्रकार की जयंतियाँ होती हैं, पुण्यतिथि होती हैं, या कुछ इस तरह की जो सांकेतिक रूप में हम समर्थन देते हैं, समर्थन करते हैं, या सरकार उस समर्थन को उस रूप में प्राप्त करती है, तो वो होता है सपोर्ट। मटेरियल सपोर्ट के अंतर्गत हमने देख सकते हैं कि जो भी हम टैक्स देते हैं, यानी हम उस व्यवस्था को उन कार्यों के प्रति जो कर देते हैं, या हम जो भी सेवाएं ले रहे हैं उसके लिए जो उन सेवाओं का उपभोग के कारण जो भी हम बिल अदा करते हैं और सहर्ष उसको हम देते हैं, तो ये सब एक सपोर्ट के अंतर्गत या समर्थन के अंतर्गत आता है। तो इनपुट के अंतर्गत डेविड ईस्टन ने डिमांड और सपोर्ट, मांग और समर्थन को विवेचित किया है, और ये मांग और समर्थन इस रूप में हो सकता है। उसके बाद अगर हम उसके दूसरा जो उसका पक्ष देखेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि आउटपुट इकाइयाँ या राजनीतिक प्रक्रिया के परिणाम। लेकिन इन दोनों के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में, हम देखते हैं कि जब ये मांग और समर्थन राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर जाते हैं, तो वो समस्त मांगों को पूरा करना राजनीतिक व्यवस्था के लिए संभव नहीं होता। उसमें से कुछ मांगें ही राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत जाती हैं, जिसके साथ वो समर्थन भी जुड़ा होता है, और राजनीतिक व्यवस्था को ये निर्धारित करना पड़ता है कि किन महत्वपूर्ण मांगों को पूरा किया जाए, और उस आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वो मांगें ही उस प्रक्रिया के अंतर्गत जाती हैं। और उसके साथ ही जब वो प्रक्रिया संचालित होती है सरकार के माध्यम से, और सरकार की जो 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उसके माध्यम से जो नीति, निर्णय और कानून बनते हैं, वो आउटपुट के रूप में या नीति निर्माण के रूप में व्यवस्था से बाहर आते हैं। पर्यावरण हमने देखा, इनपुट या देखी हमने। उसके बाद राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब वो जाते हैं, रूपांतरण प्रक्रिया होती है किस प्रकार से मांगों और समर्थन का, और उसके बाद वो आउटपुट के रूप में, नीतियों निर्माण के रूप में वो बाहर आते हैं। और इस प्रकार से ये व्यवस्था का, डेविड ईस्टन के अनुसार, ये व्यवस्था इस प्रकार से इनपुट को आउटपुट में परिणित करने के लिए वो पॉलिटिकल सिस्टम या वो व्यवस्था कार्य करती है। और उसके बाद आता है फीडबैक या प्रतिसंभरण। फीडबैक या प्रतिसंभरण वातावरण और राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ने वाली कड़ी है। यानी जो भी डिमांड्स आई सपोर्ट्स के माध्यम से, फिर वो उस प्रोसेस के अंतर्गत गई राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, और वो आउटपुट के रूप में बाहर आई, और उसके बाद उन नीतियों और कानूनों के संदर्भ में वातावरण के अंतर्गत, यानी उस समाज का क्या उसका रिएक्शन है, वो उसको स्वीकार करते हैं, वो उनके लिए अच्छी हैं, नहीं हैं, अस्वीकार करते हैं, कितना फ़ायदेमंद है, ये सारी फीडबैक, ये सारा जो विवेचन है वापस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पहुंचता है। और ये निरंतर प्रवाह इस प्रकार चलता रहता है, आगत और
निर्गत मॉडल का, यानी जो भी डिमांड्स हैं वो व्यवस्था के अंतर्गत जाती हैं और वो नीतियों और कानूनों के रूप में उस व्यवस्था के अंतर्गत उस क्रिया से होते हुए निकलती हैं, वापस जन समुदाय के पास आती हैं और उसके अंतर्गत वो कार्यरत होती हैं और पुनः वो व्यवस्था के अंतर्गत नीति और कानून जो बनते हैं वो फीडबैक के लिए जाते हैं और फिर फीडबैक पुनः माध्यम से फिर वो मांगों के रूप में आते हैं और राजनीतिक व्यवस्था में जाते हैं। तो इस प्रकार ये इनपुट और आउटपुट मॉडल जो है या आगत और निर्गत की जो प्रक्रिया है निरंतर प्रवाहमान रहती राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत और राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करती है। और राजनीतिक व्यवस्था में जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, साधिकार वितरण है, यानी समस्त लोगों के मध्य उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को किस प्रकार कानून के रूप में, नीतियों के रूप में उसको पारित किया जाए, लोगों में उसमें एक सामंजस्य के रूप में वितरित किया जाए, किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, इसकी विवेचना उसके अंतर्गत उस व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है, उसको वो विवेचित करती है। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि जो व्यवस्था के अंतर्गत स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, इतनी ज़्यादा मांगे, क्योंकि मांगे हमेशा आती रहती हैं और उतने साधन या संसाधन नहीं होते कि उन सारी मांगों को पूरा किया जाए। तो अनुपात से ज़्यादा जब मांगे आ जाती हैं जिसको कि पूरा करना जब व्यवस्था के लिए संभव ना हो, तो व्यवस्था में इन मांगों के बोझ से तनाव उत्पन्न हो जाता है और ये तनाव ऐसी स्थिति ला सकता है जो व्यवस्था के लिए अच्छी ना हो, जो व्यवस्था के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी ना हो, व्यवस्था को तोड़ सकती हैं, उसको विकृत कर सकती हैं। तो जो तनाव और अतिभार जो होता है उसको कम करना जरूरी होता है। व्यवस्था इसमें भी अपना सामंजस्य स्थापित करती है और कहीं ना कहीं इसको कम करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और इसके लिए जो उपाय है वो है गेट कीपिंग के माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारी मांगे इस व्यवस्था के अंतर्गत जाएंगी तो व्यवस्था तनाव में, अतिभार में आ जाएगी। इसलिए जिस प्रकार गेट पर हम अगर बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं जाने देने की व्यवस्था करते हैं तो हम गेट पे चौकीदार रख देते हैं कि वो बस जिसको ज़रूरत हो उसको ही अंदर जाने दिया जाएगा, सबको नहीं। तो इसी तरह से व्यवस्था के अंतर्गत भी गेट कीपिंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो अतिरिक्त मांगे हैं, अतिभार है, उनसे बचा जा सके और जिन मांगों को पूरा करना है उन्हें ही चयनित करके उनको व्यवस्था के अंतर्गत भेजा जाए। इसी तरह से पैटर्न मेंटेनेंस की बात है कि इसके अंतर्गत है कि व्यवस्था राजनीतिक जीवन की कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का नाम है जो स्वयं एक निश्चित क्रम में व्यवस्था अपने आप में दोहराती रहती है। और स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था वह होती है जिसमें व्यवस्था की अंतः क्रियाओं का दोहराव बिना किसी व्यवधान के चलता रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यवस्था की रचना विकृत हो जाएगी और व्यवस्था टूट भी सकती है। तो इस प्रकार व्यवस्था का मुख्य दायित्व है स्वयं को कायम रखना और इसके लिए पैटर्न मेंटेनेंस की व्यवस्था चलती है। अब हम ये जो डायग्राम्स हैं इसके माध्यम से मोटे मोटे रूप में ईस्टर्न की आगत निर्गत मॉडल को समझ सकते हैं। किस प्रकार निवेश राजनीतिक व्यवस्था में जाते हैं, फिर एक रूपांतरण प्रक्रिया होती है, निर्गत के रूप में बाहर निकलते हैं, फिर इन निर्गत फिर ये पर्यावरण के अंतर्गत जाते हैं और इस पर्यावरण के अंतर्गत जो भी फीडबैक होता है वो फिर वापस व्यवस्था के अंतर्गत आता है पुनः मांगों के रूप में और निवेश के रूप में वो फिर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जाता है और निर्गत के रूप में वापस वो आता है। इसी तरह इस दूसरे रेखा चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह से इसी आगत निर्गत मॉडल को और एक अलग तरीके से डेविड ईस्टन ने इसको विवेचित किया है। आज के वीडियो में इतना ही। कुछ पक्ष इसके बच गए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत उसका अध्ययन हम करेंगे।